नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग एनवीएस यानी नवोदय विद्यालय समिति द्वारा आयोजित पीजीटी यानी प्रवक्ता भूगोल के संपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो 15 दिसंबर 2022 को आयोजित हुआ था। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें देखिए 80 प्रश्न पूछे जाते हैं एनवीएस पीजीटी में। तो आइए हम लोग 80 प्रश्नों को एक एक करके विस्तार पूर्वक देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मानव भूगोल को इस प्रकार परिभाषित किया है। परिभाषा दिया गया है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला एलन सी सैंपल, दूसरा रेटिजर, तीसरा विडाल डी लाब्लास, चौथा ग्रिफिथ टेलर। तो मित्रों, ये जो परिभाषा दिया गया है यह बहुत ही फेमस अमेरिकन विदुषी कुमारी एलन चर्चिल सैंपल ने मानव भूगोल को अपने शब्दों में परिभाषित किया है। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से कौन सी स्वभाव में सांस्कृतिक है। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला प्राकृतिक वनस्पति, दूसरा जीव जंतु, तीसरा भू आकृतियाँ, चौथा विकल्प है अधिवास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 4 अधिवास माना है। वैसे भी हम लोग जानते हैं सांस्कृतिक का मतलब मानव निर्मित स्थलाकृतियाँ, यानी इसमें अधिवास ही आएगा ऑप्शन के अनुसार। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए, मानव भूगोल के निम्नलिखित उपागमों में से किसका 1970 के दशक के दौरान उद्भव हुआ। यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पहला विकल्प है अन्वेषण और वर्णन, दूसरा मानववादी भूगोल, तीसरा क्षेत्रीय विभेदन, चौथा स्थानीय संगठन। तो मित्रों, 1970 के दशक में मानववादी भूगोल का प्रादुर्भाव हुआ, जिसके प्रेरता तुआन महोदय को जाना जाता है। तो इस तीसरे नंबर प्रश्न के लिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 मानववादी भूगोल आयोग ने सही माना है। इसके बाद चौथा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित भूगोल के उपक्षेत्रों में से कौन सा सामाजिक भूगोल से संबंधित है। इसमें पहला ऑप्शन है संसाधन भूगोल, दूसरा पर्यटन भूगोल, तीसरा अवकाश भूगोल, चौथा निर्वाचन भूगोल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 अवकाश भूगोल आयोग ने सही माना है। इसके बाद पांचवा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से जीवन निर्वाह के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला भू आकृति, दूसरा जलवायु, तीसरा मृदाएं, चौथा विकल्प है जल की उपलब्धता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 जल की उपलब्धता आयोग ने सही माना है। इसके बाद छठा प्रश्न देखिए, प्रतिशत में जनसंख्या परिवर्तन को निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला जनसंख्या वृद्धि दर, दूसरा जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर, तीसरा जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि, चौथा विकल्प है जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 जनसंख्या वृद्धि दर को आयोग ने सही माना है। इसके बाद 7वां प्रश्न देखिए, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था को निम्नलिखित में से किसके द्वारा दर्शाया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि जननांकीय संक्रमण सिद्धांत जेलेंस्की महोदय द्वारा दिया गया है। इसमें पहला विकल्प है उच्च मर्त्यता और निम्न प्रजननशीलता, दूसरा उच्च प्रजननशीलता और निम्न मर्त्यता, तीसरा विकल्प है निम्न मर्त्यता और निम्न प्रजननशीलता, चौथा विकल्प है उच्च प्रजननशीलता और उच्च मर्त्यता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 आयोग ने सही माना है कि उच्च प्रजननशीलता और उच्च मृत्यता यह सही है। इसके बाद 8वां प्रश्न देखिए,
प्रवास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपकर्ष कारक है? इसमें पहला विकल्प है बेहतर जीवन यापन की दशाएं, दूसरा बेरोजगारी, तीसरा महामारियां, चौथा कठोर जलवायु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 बेहतर जीवन यापन की दशाएं आयोग ने सही माना है। इसके बाद 9वां प्रश्न देखिए, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से सबसे प्रारंभिक गतिविधि कौन सी है? यह प्रश्न आर्थिक भूगोल यानी इकोनॉमिक ज्योग्राफी से पूछा गया है। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला है कृषि, दूसरा खनन, तीसरा जलवासी पशुचारण और चौथा विकल्प आखेट है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 आखेट आयोग ने सही माना है। इसके बाद 10वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसमें लोग भोजन, पहनावा और शरण के लिए पशुओं पर निर्भर रहते हैं? यह भी प्रश्न आर्थिक भूगोल से ही पूछा गया है। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला आदिम निर्वाह कृषि, दूसरा व्यापारिक पशुधन पालन, तीसरा जलवासी पशुचारण, चौथा मिश्रित कृषि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 3 जलवासी पशुचारण को सही माना है। जलवासी पशुचारण में लोग भोजन, पहनावा और शरण के लिए पशुओं पर ही निर्भर रहते हैं। इसके बाद 11वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ पर हस्तांतरित कृषि को लादांग नाम से जाना जाता है? मित्रों, भूगोल की कोई भी परीक्षा हो उसमें हस्तांतरण कृषि निश्चित रूप से पूछी जाती है, जिसको आप लोग खूब अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसमें देखिए लदांग को पूछा है। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला मेक्सिको, दूसरा मध्य अमेरिका, तीसरा कनाडा, चौथा इंडोनेशिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 इंडोनेशिया में स्थानांतरणशील कृषि को लदांग नाम से जाना जाता है। इसके बाद 12वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से डेयरी कृषि किसके लिए कहा जाता है? निम्नलिखित में से डेयरी कृषि किसके लिए कहा जाता है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया जाता है, दूसरा बहुत ही उन्नत और दक्षिण प्रकार की खेती, तीसरा बहुत ही विशिष्टकृत व्यापारिक कृषि, चौथा यूरोपीय लोगों द्वारा शुरुआत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 आयोग ने सही माना है कि बहुत ही उन्नत और दक्षिण प्रकार की खेती। इसके बाद 13वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खनन के लिए आर्थिक कारक है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला निक्षेपों के आकार, दूसरा निक्षेपों की श्रेणी, तीसरा निक्षेपों की उपस्थिति की अवस्था, चौथा तकनीकी की उपलब्धता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 तकनीकी की उपलब्धता को आयोग ने सही माना है। इसके बाद 14वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित उद्योगों में से किसको आकार के आधार पर वर्गीकृत किया गया है? मित्रों, अब तक हम लोग 14 प्रश्न हल किए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न आर्थिक भूगोल से पूछे गए हैं। तो आप लोग आर्थिक भूगोल को खूब अच्छे से तैयार कर लीजिए आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। देखिए इसमें पहला ऑप्शन है घरेलू आधारित, दूसरा कृषि आधारित, तीसरा खनिज आधारित, चौथा पशु आधारित। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 घरेलू आधारित आयोग ने सही माना है। इसके बाद 15वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा आधात्विक उद्योग है, मतलब जिसमें धातु का उपयोग नहीं किया जाता है? तो इसमें पहला विकल्प है इस्पात, दूसरा सीमेंट, तीसरा तांबा, चौथा एल्युमिनियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 सीमेंट उद्योग ऐसा उद्योग है जिसमें किसी भी धातु का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके बाद 16वां प्रश्न देखिए,
इसके बाद 16वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से हथकरघा उद्योग की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला, पूंजी की उच्च लागत। दूसरा, सामान्य श्रम की आवश्यकता। तीसरा, शक्ति जनित। चौथा, सघन श्रम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 4 सघन श्रम को सही माना है। सघन श्रम ही निश्चित रूप से हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देते हैं। यह हथकरघा उद्योग की प्रमुख विशेषता है। इसके बाद 17वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही मिलान है? इसमें देखिए जोड़े बनाकर दिए गए हैं। इसमें पहला है तुला यूक्रेन। दूसरा, किरोवेरोग डेनमार्क। तीसरा, शेफील्ड यूनाइटेड किंगडम। चौथा, एसन फ्रांस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 सही है। शेफील्ड यूनाइटेड किंगडम में है, बाकी तीनों मिलान गलत दिए गए हैं। इसके बाद 18वां प्रश्न देखिए, उद्योग को स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला, बाजार तक अभिगम्यता। दूसरा, कच्चे माल तक अभिगम्यता। तीसरा, श्रम आपूर्ति तक अभिगम्यता। चौथा, उत्पादन लागत की कमी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 उत्पादन लागत की कमी आयोग ने सही माना है। इसके बाद 19 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से स्वच्छंद उद्योग की कौन सी विशेषता है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है इन्हें निश्चित स्थानों पर ही स्थापित किया जा सकता है। दूसरा, ये विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर होते हैं। तीसरा, ये बड़ी श्रम शक्ति को लगाते हैं। चौथा, इनमें उत्पादन कम मात्रा में होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 इनमें उत्पादन कम मात्रा में होता है आयोग ने सही माना है। इसके बाद 20वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित उद्योगों में कौन सा खनिज आधारित है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला, सीमेंट। दूसरा, चीनी। तीसरा, लाख। चौथा, रबर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 सीमेंट आयोग ने सही माना है। इसके बाद 21 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सी तृतीय गतिविधि है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला, कताई। दूसरा, बुनाई। तीसरा, बढ़ईगिरी। चौथा, व्यापार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 4 व्यापार को सही माना है। इसके बाद 22वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से विश्व की अकेली सबसे बड़ी कौन सी तृतीयक गतिविधि है? तृतीयक गतिविधि का मतलब सेवा क्षेत्र से होता है। तो इसमें देखिए पहला विकल्प है व्यापार। दूसरा, परिवहन। तीसरा, विनिर्माण। चौथा, पर्यटन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 पर्यटन ही विश्व की अकेली सबसे बड़ी तृतीयक गतिविधि है। इसके बाद 23 नंबर प्रश्न देखिए, प्राथमिक क्रियाकलाप में लगे लोगों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला, लाल कॉलर श्रमिक। दूसरा, श्वेत कॉलर श्रमिक। तीसरा, धूसर कॉलर श्रमिक। चौथा, स्वर्ण कॉलर श्रमिक। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 लाल कॉलर श्रमिक होगा, क्योंकि प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत कृषि, खनन, मत्स्य पालन आदि को शामिल किया जाता है। तो खनन में बड़ा रिस्क होता है। रिस्क का मतलब कि आपका खून भी निकल सकता है, इसलिए आप लोग इसको लाल से याद करिए कि प्राथमिक क्रियाकलाप का संबंध लाल कलर से होता है। इसके बाद 24 नंबर प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ बने सड़कों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जाना जाता है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय सड़कें। दूसरा, राज्य सड़कें। तीसरा, जिला सड़कें। चौथा, सीमांत सड़कें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 सीमांत सड़कें आयोग ने सही माना है। इसके बाद 25वां प्रश्न देखिए, विश्व में सर्वाधिक सड़क घनत्व निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस में पाया जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एक बार फिर से देखिए। विश्व में सर्वाधिक सड़क घनत्व निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस में
पाया जाता है? 4 विकल्प हैं। पहला यूरोप, दूसरा उत्तरी अमेरिका, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा अफ्रीका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 उत्तरी अमेरिका को आयोग ने सही माना है। इसके बाद 26 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित देशों में से किसमें सर्वाधिक रेल घनत्व है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला जापान, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा बेल्जियम, चौथा यूनाइटेड किंगडम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 बेल्जियम आयोग ने सही माना है। इसके बाद 27 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पार महाद्वीपीय रेल मार्गों में से कौन सबसे लंबा है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला पार कैनेडियन रेल मार्ग, दूसरा ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, तीसरा पार साइबेरियन रेल मार्ग, चौथा संघ और प्रशांत रेल मार्ग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सभी लोग जानते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 पार साइबेरियन रेल मार्ग होगा, जिसकी लंबाई 9600 किलोमीटर है। यह रूस का सबसे लंबा एवं विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। इसके बाद 28 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन पार साइबेरियन रेल मार्ग के पश्चिमी ओर पर स्थित है? निम्नलिखित में से कौन पार साइबेरियन रेल मार्ग के पश्चिमी छोर पर स्थित है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला व्लादिवोस्टॉक, दूसरा सेंट पीटर्सबर्ग, तीसरा चीता, चौथा मॉस्को। ये चारों विकल्प ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर स्थित स्टेशन है। इसमें पश्चिमी सबसे ऑप्शन नंबर 2 सेंट पीटर्सबर्ग है और सबसे पूर्व में व्लादिवोस्टॉक पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 सेंट पीटर्सबर्ग सही होगा। इसके बाद 29 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से पार कैनेडियन रेल मार्ग का पूर्वी सिरे का स्टेशन कौन सा है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला वैंकूवर, दूसरा विनिपेग, तीसरा हैलिफैक्स, चौथा क्यूबेक। तो इस 29 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हैलिफैक्स आयोग ने सही माना है, जो कि सही है। इसके बाद 30 नंबर प्रश्न देखिए, आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वेज नहर की लंबाई दर्शाता है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला 140 किलोमीटर, दूसरा 150 किलोमीटर, तीसरा 160 किलोमीटर, चौथा 170 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 160 किलोमीटर आयोग ने सही माना है। इसके बाद 31वां प्रश्न देखिए, आंतरिक जल मार्गों का विकास निम्नलिखित में से किस पर आधारित नहीं है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला नाव्यता की चौड़ाई और गहराई, दूसरा जल प्रवाह में सातत्य, तीसरा परिवहन तकनीक, चौथा नदी मार्ग में जलप्रपात। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 आयोग ने सही माना है। इसके बाद 32 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित देशों में कौन सा विश्व के कुल वायुमार्गों के 60% भाग अकेले एक देश में पाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार फिर से देखते हैं। निम्नलिखित देशों में कौन सा विश्व के कुल वायुमार्गों के 60% भाग अकेले एक देश में पाया जाता है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा जापान, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा जर्मनी। तो इस 32 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 संयुक्त राज्य अमेरिका को आयोग ने सही माना है। इसके बाद 33 नंबर प्रश्न देखिए, जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड का गठन निम्नलिखित वर्षों में से कब हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर देखते हैं। 4 विकल्प हैं। पहला 1991, दूसरा 1994, तीसरा 1996, चौथा 1999। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 1994 में जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड, यानी जिसे हम लोग हिंदी में गेट कहते हैं, कि गेट का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1994 में। इसके बाद
34 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल नहीं किया जाता है। इसमें 4 विकल्प है। पहला व्यापार संतुलन, दूसरा व्यापार का परिणाम, तीसरा व्यापार का संयोजन, चौथा व्यापार की दिशा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 व्यापार संतुलन को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल नहीं किया जाता है। इसके बाद 35 नंबर प्रश्न देखिए, यूरोपीय संघ का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यालय है। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम में है, जकार्ता यह इंडोनेशिया की राजधानी है, इसके बाद मिन्स्क यह बेलारूस में पाया जाता है, और वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम में है, यही यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। इसके बाद 36 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित देशों में से जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा कौन सा है। मित्रों, अब तक हम लोग केवल प्रथम और द्वितीय रैंकिंग को याद करते थे, लेकिन एनवीएस पीजीटी में जिस हिसाब से प्रश्न पूछा जा रहा है, अब हम लोगों को कोई भी उत्पादन हो, प्रोडक्शन हो, उसका कम से कम 5 देशों का क्रम याद करना होगा, तभी आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हम लोग प्रश्नों को सही कर पाएंगे। इस प्रश्न में देखिए, प्रथम और द्वितीय यानी चीन और भारत ऑप्शन में ही नहीं दिया है, तो इसके बाद बताना है कि तीसरे नंबर पर कौन सा देश आएगा। तो इसमें देखिए, पहला विकल्प है इंडोनेशिया, दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा है ब्राज़ील, चौथा है बांग्लादेश। तो इस 36 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 2 संयुक्त राज्य अमेरिका को सही माना है, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में तीसरा सबसे बड़ा देश है, और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद चौथे नंबर पर सबसे बड़ा देश इंडोनेशिया आता है, और 5वें नंबर पर ब्राज़ील का नाम है। ब्राज़ील एक ऐसा देश है जो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के हिसाब से विश्व में 5वें स्थान पर है। इसके साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका भी एक ऐसा देश है जो क्षेत्रफल और विश्व में वर्तमान समय में दोनों में तीसरे स्थान पर है। इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद 37 नंबर प्रश्न देखिए, मानव विकास के निम्नलिखित उपागमों में से किसके साथ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO संबंधित है। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला आधारभूत आवश्यकता उपागम, दूसरा कल्याण उपागम, तीसरा आय उपागम, चौथा क्षमता उपागम। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 आयोग ने सही माना है, जो कि आधारभूत आवश्यकता उपागम है। इसके बाद 38 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नौसेना पत्तन है। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला कोच्चि, दूसरा रोटेरडम, तीसरा कोपेनहेगन, चौथा ट्रिपोली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 कोच्चि को आयोग ने सही माना है, जो कि प्रमुख नौसेना पत्तन है। इसके बाद 39 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण बस्तियों की विशेषता नहीं है। प्रश्न में देखिए, इंडिकेट खूब अच्छे से किया है कि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण बस्तियों की विशेषता नहीं है। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला सामान्य आकार में बड़े, दूसरा भूमि से निकट जुड़ाव, तीसरा प्राथमिक गतिविधियों की प्रधानता, चौथा तुलनात्मक रूप से कम जनसंख्या घनत्व। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 आयोग ने सही माना है कि सामान्यतः आकार में बड़े यह ग्रामीण बस्तियों की विशेषता नहीं है। इसके बाद 40 नंबर प्रश्न देखिए, जो गांव झीलों के चारों ओर विकसित होते हैं उन्हें निम्नलिखित में से किसके द्वारा जाना जाता है। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला तारा समान प्रतिरूप, दूसरा आयताकार प्रतिरूप, तीसरा रैखिक प्रतिरूप, चौथा वृत्ताकार प्रतिरूप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 यानी वृत्ताकार प्रतिरूप को आयोग ने सही माना है। वृत्ताकार प्रतिरूप वह प्रतिरूप होता है जो गांव झीलों के चारों ओर विकसित होते हैं, उन्हें वृत्ताकार प्रतिरूप के अंतर्गत
रखा जाता है। इसके बाद 41 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में प्रथम जनगणना निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष हुई? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लगभग सभी भूगोल के विद्वानों को जानना चाहिए। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला 1872, दूसरा 1881, तीसरा 1891, चौथा 1901। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 1872 सही आयोग ने माना है, जो कि सत्य भी है। मित्रों, भारत में जनगणना सबसे पहले 1872 से शुरू किया गया, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। इसके बाद नियमित रूप से जनगणना 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से माना जाता है। अब तक भारत में 15 जनगणना पूरी हो चुकी है, 16वां का अभी डाटा नहीं आया है। और स्वतंत्र भारत की ये जो 2011 वाली जनगणना है, यह 7वीं जनगणना थी। इतना आप लोग याद रखिए। इसके बाद 42 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनगणत किसमें है? मित्रों, जनगणना के डाटा को तैयार करने के लिए एस.के. ओझा सर की यानी परीक्षावाणी की बहुत ही अच्छी किताब जनसंख्या एवं नगरीकरण आती है। उससे आप लोग संपूर्ण जनगणना को खूब अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं, जिसमें फैक्चुअल डाटा दिया रहता है। उसी से देखिए, इसमें पहला विकल्प है केरल, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा बिहार, चौथा उत्तर प्रदेश। तो सभी लोग जानते हैं 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनगणत बिहार में है, जो कि 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 बिहार सही होगा। इसके बाद 43 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनघनत्व किसमें है? ठीक 42 नंबर वाले प्रश्न के विपरीत प्रश्न पूछा गया है। यह भी परीक्षावाणी यानी एस.के. ओझा सर की जो बुक है जनसंख्या एवं नगरीकरण, आप लोग नोट कर लीजिए, परीक्षावाणी जनसंख्या एवं नगरीकरण, इसमें जनगणना के फैक्चुअल डाटा दिया रहता है। इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे तो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। तो इस प्रश्न का 4 विकल्प है, पहला मणिपुर, दूसरा मेघालय, तीसरा त्रिपुरा, चौथा अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न में पूछा गया है जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनघनत्व ऑप्शन नंबर 4 अरुणाचल प्रदेश में, जो कि 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 अरुणाचल प्रदेश सही है। इसके बाद 44 नंबर प्रश्न देखिए, यह भी जनसंख्या जनगणना से ही प्रश्न बना है। कायिक घनत्व की गणना निम्नलिखित सूत्रों में से किसके द्वारा की जाती है? इसमें 4 विकल्प हैं, कुल जनसंख्या भागे कुल भूभाग, दूसरा कृषि में लगी कुल जनसंख्या भागे निवल कृषि क्षेत्र, तीसरा कुल कृषक भागे निवल कृषि क्षेत्र, चौथा कुल जनसंख्या भागे निवल कृषि क्षेत्र। तो इस 44 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 कुल जनसंख्या बटे निवल कृषि क्षेत्र को आयोग ने सही माना है। इसको आप लोग याद रखिएगा, यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि कायिक घनत्व का सूत्र क्या है? तो कुल जनसंख्या बटे निवल कृषि क्षेत्र। इसके बाद 45 नंबर प्रश्न देखिए, यह भी प्रश्न आपको एस.के. ओझा सर की परीक्षावाणी जनसंख्या एवं नगरीकरण से मिल जाएगा कि निम्नलिखित कालखंडों में से किसमें भारत में जनसंख्या विस्फोट के रूप में जाना जाता है? इसमें 4 विकल्प हैं, पहला 1901 से 1921, दूसरा 1921 से 1951, तीसरा 1951 से 1981, चौथा 1981 से आज तक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 1951 से 1981 आयोग ने सही माना है। इसके बाद 46 नंबर प्रश्न देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ निम्नलिखित अभियानों में से किसके अंतर्गत आता है? इसमें 4 विकल्प हैं, पहला आर्थिक अभियान, दूसरा सामाजिक अभियान, तीसरा पर्यावरणीय अभियान, चौथा धार्मिक अभियान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 सामाजिक अभियान आयोग ने सही माना है। तो मित्रों, सामाजिक अभियान के अंतर्गत ही बेटी बचाओ
बेटी पढ़ाओ अभियान आता है। इसके बाद 47 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय भाषाओं की दर्दी शाखा निम्नलिखित भाषा परिवारों में से किसके अंतर्गत आती है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला ऑस्ट्रिक, दूसरा द्रविड़, तीसरा भारतीय यूरोपी, चौथा चीनी तिब्बती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 भारतीय यूरोपीय को आयोग ने सही माना है। इसके बाद 48 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित क्षेत्रकों में विशाल श्रमशक्ति किसमें लगी हुई है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरा द्वितीयक क्षेत्रक, तीसरा तृतीयक क्षेत्रक, चौथा चतुर्थक क्षेत्रक। तो मित्रों, अभी तक हम लोगों ने देखा कि आर्थिक गतिविधियों से लगभग 5 से 6 प्रश्न इस नवोदय विद्यालय समिति पीजीटी यानी प्रवक्ता भूगोल में पूछे गए हैं। तो आप लोग आर्थिक भूगोल का अर्थ और विषय क्षेत्र को खूब अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसी से देखिए 6 से 7 प्रश्न पूछा गया है नवोदय पीजीटी में। तो इस 48 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 प्राथमिक क्षेत्रक आयोग ने सही माना है। इसके बाद 49 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से प्रवास के कौन से आर्थिक परिणाम हैं? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला नगरीय जनसंख्या में योगदान, दूसरा प्रवासियों द्वारा उनके मूल क्षेत्र में पैसा भेजना, तीसरा आयु और दक्षता चयनित वायु प्रवास, चौथा प्रवास से अनेकों संस्कृतियों के लोगों का अंतर मिश्रण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 प्रवासियों द्वारा उनके मूल क्षेत्र में पैसा भेजना आयोग ने सही माना है। इसके बाद 50 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है 2011-12 के अनुसार? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला बिहार, दूसरा झारखंड, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा मणिपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 छत्तीसगढ़ आयोग ने सही माना है। इसके बाद 51 नंबर प्रश्न देखिए, ब्रुंडलैंड कमीशन की रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर का प्रकाशन निम्नलिखित वर्षों में से कब हुआ? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला 1977, दूसरा 1982, तीसरा 1987, चौथा 1992। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 1987 को आयोग ने सही माना है। इसके बाद 52 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित बस्तियों में कौन सी विभिन्न इकाइयों विखंडित है? इसमें 4 विकल्प है। पहला परिक्षिप्त बस्तियां, दूसरा गुच्छित बस्तियां, तीसरा अर्धगुच्छित बस्तियां, चौथा पल्ली बस्तियां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 पल्ली बस्तियां को आयोग ने सही माना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा परिवहन नगर के रूप में जाना जाता है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला जमशेदपुर, दूसरा सतना, तीसरा विशाखापट्टनम, चौथा अंकलेश्वर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 विशाखापट्टनम को आयोग ने सही माना है। इसके बाद 54 नंबर प्रश्न देखिए, ऊर्ध्वाधर हवा की गति जिसे डोलड्रम के रूप में जाना जाता है निम्नलिखित पट्टियों में से किस में पाया जाता है? इसमें 4 विकल्प हैं। भूमध्य रेखा के आसपास, कर्कवृत्त के आसपास, तीसरा मकर वृत्त के पास, चौथा मध्य अक्षांशीय क्षेत्र। तो सभी लोग जानते हैं डोलड्रम की पेटी भूमध्य रेखा के आसपास पाई जाती है। तो इस 54 नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर 1 आयोग ने सही माना है, भूमध्य रेखा के पास। इसके बाद 55 नंबर प्रश्न देखिए, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किसमें सभी मौसमी बदलाव होते हैं? यह सबसे आसान प्रश्न है नवोदय विद्यालय पीजीटी का। इसमें पहला विकल्प है बहिर्मंडल, दूसरा मध्यमंडल, तीसरा समताप मंडल, चौथा क्षोभ मंडल। तो इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर 4 क्षोभ मंडल को आयोग ने सही माना है। क्षोभ मंडल ही एक ऐसा मंडल है जिसमें सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। इसके बाद 56 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित महासागरों में से किसमें सबसे बड़ी संख्या में खाइयाँ हैं यानी ट्रेंच? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला हिंद महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा प्रशांत महासागर, चौथा भूमध्य सागर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर में ही सर्वाधिक खाइयाँ पाई जाती हैं। विश्व की सबसे गहरी खाई मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में ही पाई जाती है, जिसकी लंबाई 11,033 मीटर है। इसके बाद 57 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित ग्रहों में से किसका सर्वाधिक घनत्व है?
इसमें 4 विकल्प हैं। पहला बृहस्पति, दूसरा शनि, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 पृथ्वी का सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है, इसे आयोग ने सही माना है। इसके बाद 58 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पत्तनों में से किसको भारी मात्रा में पेट्रोलियम उत्पादों एवं उर्वरकों को प्राप्त करने के लिए बनाया गया है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला मुंबई, दूसरा कांडला, तीसरा कोलकाता, चौथा इंदौर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 कांडला को आयोग ने सही माना है। इसके बाद 59 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत कौन से हैं? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला जीवाश्म ईंधन, दूसरा वाहित मल निपटान, तीसरा मोटर वाहन, चौथा औद्योगिक अपशिष्ट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 वाहित मल निपटान को आयोग ने सही माना है। इसके बाद 60 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित 2 स्थानों में से कौन पूर्व पश्चिम गलियारे के 2 अंतिम छोर हैं? मित्रों, अब तक हम लोग 60 प्रश्न हल कर चुके हैं। तो परिवहन भूगोल से भी लगभग 8 से 10 प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग परिवहन भूगोल को भी हल्के में ना लीजिएगा, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये देखिए, गलियारे से प्रश्न पूछा गया है कि पूर्व पश्चिम गलियारे के 2 अंतिम छोर कौन हैं? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला देखिए सिलचर और राजकोट, दूसरा सिलचर और पोरबंदर, तीसरा गुवाहाटी और पोरबंदर, चौथा गुवाहाटी और राजकोट। तो इस 60 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 सिलचर और पोरबंदर को आयोग ने सही माना है। इसके बाद 61 नंबर प्रश्न देखिए, महासागरीय निमग्न तट की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला भारी मात्रा में परतदार निक्षेप, दूसरा महाखंड और खाइयाँ पाई जाती हैं, तीसरा सपाट और चिकनी गहरी सतह होती है, चौथा सपाट सतह के साथ छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो इस 61 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 भारी मात्रा में परतदार निक्षेप पाए जाते हैं महासागरीय निमग्न तट में। इसके बाद 62 नंबर प्रश्न को देखिए, एक समुद्री तरंग के उच्चतम और निम्नतम बिंदुओं को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जाना जाता है? एक बार फिर से प्रश्न को सुनिए, एक समुद्री तरंग के उच्चतम और निम्नतम बिंदुओं को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जाना जाता है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला तरंग ऊंचाई, दूसरा तरंग विस्तार, तीसरा तरंग अवधि, चौथा तरंग शिखर और तरंग गर्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 तरंग शिखर और तरंग गर्त आयोग ने सही माना है। इसके बाद 63 नंबर प्रश्न देखिए, जैव विविधता के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्तर नहीं है? इसमें देखिए नहीं पूछा गया है। पहला ऑप्शन है भौतिक विविधता, दूसरा आनुवंशिक विविधता, तीसरा प्रजाति विविधता, चौथा परितंत्रीय विविधता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 भौतिक विविधता को आयोग ने सही माना है। इसके बाद 64 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रक्षेपों में से किस पर किसी भी भूभाग का सही आकृति दर्शाया जाता है? मित्रों, ये देखिए कार्टोग्राफी से प्रश्न पूछा गया है, जिसे हम लोग प्रयोगात्मक भूगोल कहते हैं। प्रयोगात्मक भूगोल को तैयार करने के लिए आप लोगों को जेपी शर्मा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब आती है, जो प्रयोगात्मक भूगोल के नाम से ही जानी जाती है। काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है। अगर इस किताब से आप प्रयोगात्मक भूगोल की तैयारी करेंगे तो आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। तो इस 64 नंबर प्रश्न में विकल्प देखिए, मर्केटर प्रक्षेप, दूसरा नुमेनिक प्रक्षेप, तीसरा स्टीरियोग्राफिक प्रक्षेप, चौथा बेलनाकार समक्षेत्रफल प्रक्षेप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 मर्केटर प्रक्षेप को आयोग ने सही माना है। मर्केटर प्रक्षेप से ही किसी भी भूभाग का सही आकृति दर्शाया जाता है। इसके बाद 65 नंबर प्रश्न देखिए, यह भी कार्टोग्राफी से ही पूछा गया है, प्रक्षेप से, जिसे प्रोजेक्शन कहा जाता है। निम्नलिखित प्रक्षेपों में से किस पर ध्रुवों को नहीं दर्शाया जा सकता है? इसमें पहला है मर्केटर प्रक्षेप, दूसरा है शंकु आकार प्रक्षेप, तीसरा बेलनाकार समदूरी प्रक्षेप, चौथा बेलनाकार सम क्षेत्रफल प्रक्षेप। मित्रों, ये कार्टोग्राफी आप बिना जेपी शर्मा की किताब की तैयारी अच्छे से नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग उसको लेके कार्टोग्राफी यानी प्रयोगात्मक भूगोल को अच्छी तरीके से अध्ययन कर लीजिए। अभी आप लोगों के पास पर्याप्त समय है। यूपी पीजीटी, केवीएस, डीएसएसबी पीजीटी, नेट जेआरएफ आदि में आप लोगों को काफ़ी लाभप्रद सिद्ध होगा। तो इस 65 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 आयोग ने सही माना है, मर्केटर प्रक्षेप। मर्केटर प्रक्षेप की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस पर ध्रुवों को नहीं दर्शाया जा सकता है, इसको आप लोग याद रखिएगा।
इसके बाद 66 नंबर प्रश्न देखिए, भारत के पूर्वी छोर पर यानी 97 अंश पूर्वी सूर्योदय 5:0 पर हो रहा है, तो पश्चिमी छोर पर 67 डिग्री पूर्वी कितने बजे सूर्योदय होगा। मित्रों बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला 6:0 यानी कि राइट 6 बज रहा है, दूसरा 6:30, तीसरा 7:0 यानी 7 बज रहा है, चौथा 7:30। तो इस 66 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 7:0 सही होगा। इसके बाद 67 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी के लिए अप्रत्यक्ष स्रोत कौन सा है। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला ज्वालामुखी, दूसरा भूप्रपटी में प्रवेदन, तीसरा खनन, चौथा भूकंपीय तरंगे। तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 भूकंपीय तरंगे आयोग ने सही माना है। भूकंपीय तरंगों के माध्यम से ही पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी का पता लगाया जा सकता है। इसके बाद 68 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा जोवियन ग्रह कहलाता है। मित्रों हम लोग NVS यानी नवोदय विद्यालय समिति PGT 2022 का जो पेपर 15 दिसंबर 2022 को आयोजित हुआ उसको सॉल्व कर रहे हैं। इसमें देखिए सौर मंडल से भी प्रश्न यानी सोलर सिस्टम से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग सोलर सिस्टम तैयार करने के लिए SK ओझा सर की यानी परीक्षा वाणी का आप लोग सौर मंडल यानी जिसे खगोल विज्ञान कहा जाता है, आप लोग उसको ख़रीद लीजिए। उसमें खूब अच्छे से सोलर सिस्टम को समझाया बताया गया है, जिससे आप लोगों को आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी सहायता मिलेगी। तो इसमें देखिए 68 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा जोवियन ग्रह कहलाता है। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला बुध यानी मरकरी, दूसरा शुक्र यानी वीनस, तीसरा मंगल यानी मार्स, चौथा शनि यानी सटर्न। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 शनि को जोवियन ग्रह कहा जाता है। इसके बाद 69 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भूप्रपटी में सबसे गहरी खुदाई की गई। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला कोला आर्कटिक सागर, दूसरा ओल्ड एंड बाल्टिक सागर, तीसरा रीगा की खाड़ी, चौथा एम्स्टर्डम ब्रिटिश चैनल। तो इस 69 नंबर का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 कोला आर्कटिक सागर को आयोग ने सही माना है। इसके बाद 70 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वैरभेदी स्थलाकृति है। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला स्टेलेक्टाइट, दूसरा स्टेलेग्माइट, तीसरा क्रेटर, चौथा स्तंभ। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है, स्थलाकृतियों से पूछा गया है। इसमें सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 3 क्रेटर को सही माना है, जिसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के दौरान होता है। इसके बाद 71 नंबर प्रश्न देखिए, एस्कर मैदान बहुत ही आसान प्रश्न है। एस्कर मैदान निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनता है। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला जलीय, दूसरा हिमानी, तीसरा काष्ठ, चौथा सागरी तरंगे। तो 71 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हिमानी आयोग ने सही माना है। इसके बाद 72 नंबर प्रश्न देखिए, पृथ्वी की निम्नलिखित पेटियों में से कौन सी सबसे कम सूर्य तपन प्राप्त करती है। एक बार फिर से देखिए, पृथ्वी की निम्नलिखित पेटियों में से कौन सी सबसे कम सूर्यातप प्राप्त करती है। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला उपध्रुवीय, दूसरा शीतोष्ण, तीसरा उपोष्ण, चौथा उष्ण। तो इस 72 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 उपध्रुवीय आयोग ने सही माना है कि उपध्रुवों पर सूर्य का ताप कम प्राप्त होता है। इसके बाद 73 नंबर प्रश्न देखिए, हरिकेन के नाम से उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस महासागर में आता है। मित्रों चक्रवात, प्रतिचक्रवात यानी साइक्लोन, एंटी साइक्लोन दोनों से निश्चित रूप से लगभग सभी परीक्षाओं जैसे UPTGT, PGT, KVS PGT, KVS TGT, NVS TGT, NVS PGT, DSSB, RPSC आदि एग्ज़ामों में लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग चक्रवातों को खूब अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसमें देखिए हरिकेन पूछा गया है। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला अटलांटिक महासागर, दूसरा हिंद महासागर, तीसरा प्रशांत महासागर, चौथा भूमध्य सागर। तो इस 73 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 यानी अटलांटिक महासागर को आयोग ने सही माना है। तो हरिकेन नाम का चक्रवात अटलांटिक महासागर में उत्पन्न होता है। इसके बाद 74 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित लवणताओं में से कौन ग्रेट साल्ट लेक का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें 4 विकल्प हैं। इसमें पहला विकल्प है 330 प्रति हज़ार, दूसरा 238 प्रति हज़ार,
तीसरा 220 प्रति हज़ार, चौथा 200 प्रति हज़ार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 220 प्रति हज़ार आयोग ने सही माना है। तो मित्रों, यह समुद्र विज्ञान ओशिनोग्राफी से प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि लगभग भूगोल की जितनी शाखाएं हैं सभी से प्रश्न खूब जमकर NVS PGT में पूछा गया है। इसके बाद 75 नंबर प्रश्न देखिए, यह भारत के भूगोल से पूछा गया प्रश्न है। हिमालय के दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम में पाया जाता है? इसमें 4 विकल्प है। पहला भाबर, तराई और बांगर, दूसरा भाबर, भांगर और तराई, तीसरा तराई, बाबर और बांगर, चौथा तराई, बांगर और बाबर। तो इस 75 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 आयोग ने सही माना है, भाबर, तराई और बांगर। तो मित्रों, यह भारत के भूगोल से पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप लोग भारत के भूगोल को अच्छे तरीके से तैयार करना चाहते हैं तो RC तिवारी सर की बहुत ही अच्छी किताब आती है भारत के भूगोल नाम से, उसको आप लोग लेकर गहनतापूर्वक अध्ययन करिए। इसके बाद 76 नंबर प्रश्न देखिए, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें गर्म और शुष्क पवन को लू कहा जाता है? ये देखिए, पवन से पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट है, यानी जलवायु विज्ञान से यह प्रश्न पूछा गया है। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला उत्तरी पूर्वी भारत, दूसरा उत्तरी मैदान, तीसरा छोटा नागपुर पठार, चौथा प्रायद्वीपीय पठार। तो इस 76 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 उत्तरी मैदान, यानी जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा आदि में लू चलता है। इसके बाद 77 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसमें वर्षा छाया क्षेत्र पाया जाता है? इसमें 4 विकल्प दिया गया है। पहला पश्चिमी घाट के पूर्व में, दूसरा पूर्वी घाट के पूर्व में, तीसरा अरावली श्रेणी के पूर्व में, चौथा सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 पश्चिमी घाट के पूर्व में आयोग ने सही माना है। इसके बाद 78 नंबर प्रश्न देखिए, समान ताप वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? यह भी कार्टोग्राफी से यानी प्रयोगात्मक भूगोल से पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला समोच्च रेखा, दूसरा समदाबी, तीसरा समतापी, चौथा समवर्षी। तो इस 78 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 समतापी यानी आइसोथर्म आयोग ने सही माना है। इसके बाद 79 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा छवि के प्रतिबिंब निर्वचन का तत्व नहीं है पूछा है। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला आभा या रंग, दूसरा गठन, तीसरा भू आकृत, चौथा आकार। तो इस 79 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 भू आकृत आयोग ने सही माना है। इसके बाद NVS PGT भूगोल का लास्ट प्रश्न यानी 80वां प्रश्न देखिए, किसी एक राज्य के विभिन्न खंडों की साक्षरता निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वोत्तम ढंग से दिया जा सकता है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला छाया विधि, दूसरा सम्मान रेखा विधि, तीसरा बिंदुकृत विधि, चौथा दंडारेख विधि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 आयोग ने छाया विधि को सही माना है। तो मित्रों, ये रहा NVS यानी नवोदय विद्यालय समिति द्वारा आयोजित PGT यानी प्रवक्ता भूगोल के महत्वपूर्ण 80 प्रश्न, जिसको हमने काफ़ी विस्तारपूर्वक आयोग की आंसर की के अनुसार और कुछ अपने ज्ञान के आधार पर आप लोगों को बताया, जिनसे आप लोग आगामी भूगोल विषय से जैसे KVS PGT, KVS TGT, DSSB, RPSC, UGC, नेट JRF, UP TGT, UP PGT आदि की अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और हमने आप लोगों को एक एक यूनिट के लिए अलग से किताबों के बारे में भी बता दिया है। अगर आप उनका नियमबद्ध तरीके से पालन करेंगे तो आप लोग निश्चित रूप से आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करेंगे। तो मित्रों, ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो कैसा लगा आज का सेशन कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।